आज हम झारखंड की जमीन से निकले कैसे आंदोलन की बात करने वाले हैं, जो शुरू तो हुआ एक सामाजिक और धार्मिक सुधार के तौर पर देखते ही देखते भारत की आज़ादी की लड़ाई की एक बहुत अहम कड़ी बन गया। हम बात कर रहे हैं टाना भगत आंदोलन की। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं, कुछ एकेडमिक लेख हैं, ऐतिहासिक विश्लेषण हैं और दस्तावेजी फिल्में भी, वो सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। अच्छा। ये कहानी सिर्फ एक विद्रोह की नहीं है, बल्कि आत्म सुधार की है, अहिंसा की है और एक अनोखे राजनीतिक प्रतिरोध की है, जो 1914 में उरांव जनजाति के बीच शुरू हुई। तो आज का हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि ये आंदोलन कैसे और क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे की सोच क्या थी और कैसे एक छोटे से इलाके का धार्मिक आंदोलन गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन का एक अटूट हिस्सा बन गया। और इसे समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। ये आंदोलन बिरसा मुंडा के उलगुलान यानी महान विद्रोह के कोई 14 साल बाद शुरू हुआ था। 14 साल बाद? हाँ, बिरसा मुंडा का विद्रोह तो खत्म हो गया था, लेकिन आदिवासियों का जो शोषण था, जमीन के मुद्दे थे और समाज में अंदर की जो कुरीतियां थीं, वो सब वैसी की वैसी ही थीं। मतलब एक खालीपन था। बिल्कुल, एक खालीपन था जिसे इस आंदोलन ने भरा। तो चलिए सबसे पहले इस नाम को ही पकड़ते हैं, टाना भगत। सुनने में बहुत अनोखा लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही आप कह सकती हैं इस आंदोलन का पूरा सार है। टाना या तानना का मतलब होता है खींचना। खींचना? हाँ, खींचना। और भगत मतलब अनुयायी या भक्त। खींचना मतलब खींचकर बाहर निकालना। ये सुनने में थोड़ा आक्रामक सा लगता है। क्या इसका मतलब ये था कि जो लोग नहीं सुधरना चाहते थे उन पर कोई दबाव था? नहीं, हमारे स्रोत बताते हैं कि ये दबाव के बारे में बिल्कुल नहीं था। यहाँ खींचना एक आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान का प्रतीक था, जबरदस्ती का नहीं। अच्छा। सोचिए जैसे कूली कीचड़ में फंसा है तो उसे हाथ पकड़कर बाहर खींचा जाता है। तो इसका मतलब था उन लोगों को खींचकर बाहर निकालना जो अंधविश्वास में, शराबखोरी में और दूसरी सामाजिक बुराइयों में फंसे हुए थे, और उन्हें एक बेहतर साफ सुथरी जिंदगी की तरफ लाना। बिल्कुल, एक उन्नत जिंदगी की तरफ। अच्छा, तो ये एक तरह का निमंत्रण था एक बेहतर जीवन के लिए, और जो इस निमंत्रण को स्वीकार करते थे वे टाना भगत कहलाए। हाँ, ये तो वाकई में नाम में ही पूरा दर्शन छिपा है। बिल्कुल। और हर बड़े आंदोलन के पीछे एक चेहरा होता है, एक चिंगारी होती है। और इस मामले में वो चेहरा कौन था? वो थे जतरा भगत, और उनके बारे में एक हैरान कर देने वाला संयोग है। क्या? जतरा भगत का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1888 को। 1 मिनट, 2 अक्टूबर मतलब गांधी जी वाला जन्मदिन? हाँ, बिल्कुल वही तारीख। बस 19 साल बाद गुमला जिले के चिंगरी नवाटोली गांव में उनका जन्म हुआ था। और कहते हैं कि उन्होंने तंत्र मंत्र की विद्या भी सीखी थी। लेकिन 1914 में उनकी जिंदगी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। क्या हुआ 1914 में? जतरा भगत ने घोषणा की कि उन्हें उरांव जनजाति के जो सर्वोच्च देवताएं, जिन्हें धर्मेश कहते हैं, धर्मेश, हाँ, उनसे सीधा संदेश मिला है, एक दिव्य साक्षात्कार हुआ है। अच्छा, एक डिवाइन मैसेज। इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। लोगों ने उन्हें एक मसीहा की तरह देखना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल। कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि लोग उन्हें बिरसा मुंडा का अवतार तक मानने लगे थे। ये दैवीय संदेश लोगों को आंदोलन से जोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बना, क्योंकि ये बात किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि सीधे उनके ईश्वर की थी। एग्जैक्टली। तो ये संदेश सिर्फ एक आध्यात्मिक घोषणा नहीं थी, लगता है इसमें समाज के लिए एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट छिपा था। यस। क्या नियम बनाया उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए? हाँ, उन्होंने क्या करें और क्या ना करें की एक बहुत साफ सूची दी। पहले बात करते हैं क्या नहीं करना है की। ठीक है। सबसे पहला नियम था पशु बलि, मांस और शराब का पूरी तरह से त्याग। ये एक शुद्ध और सात्विक जीवन की ओर पहला कदम था। ये तो समझ आता है, सामाजिक सुधार के लिए। और क्या था? उन्होंने भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास करने से साफ मना कर दिया। ये सीधा सीधा अंधविश्वास पर प्रहार था। लेकिन एक और नियम था जो थोड़ा चौंकाने वाला है। वो क्या? पारंपरिक आदिवासी नाच गान और आभूषण पहनने पर भी पाबंदी लगा दी गई। मांस शराब पर पाबंदी समझ आती है, लेकिन पारंपरिक नाचगान और आभूषणों पर रोक क्यों? ये तो आदिवासी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। क्या स्रोतों में इसका कोई गहरा कारण बताया गया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोतों के अनुसार ये आंदोलन खुद को सुधारने और ऊपर उठाने पर केंद्रित था। शायद उस समय की कुछ नाच गान की प्रथाओं को शराब और अन्य सामाजिक बुराइयों से जोड़कर देखा जाता था।
अच्छा। तो ये एक तरह से पुरानी पहचान के उन हिस्सों को मिटाने की कोशिश थी जिन्हें वे पिछड़ा हुआ मानते थे, ताकि एक नई, ज्यादा सात्विक और उन्नत पहचान बनाई जा सके। मतलब ये एक तरह का आत्मशुद्धिकरण था अपनी ही संस्कृति के अंदर। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से ये आंदोलन सिर्फ सामाजिक न रहकर राजनीतिक भी होने लगा, है ना? बिल्कुल। अगला नियम यही था, जमींदारों या किसी भी गैर आदिवासी के लिए बेगारी, यानी बिना पैसे की मजदूरी। हाँ, वो नहीं करनी है। ये सीधे सीधे शोषण की व्यवस्था पर चोट थी। और फिर आया सबसे बड़ा नियम, टैक्स नहीं देना। हाँ, अंग्रेजों और जमींदारों को कोई लगान या कर नहीं देना है। ये एक खुला आर्थिक और राजनीतिक विद्रोह था। तो ये तो हुई क्या नहीं करना है वाली बातें। अब आते हैं क्या करना है पर। जाहिर है सिर्फ चीजों को छोड़ना नहीं था, कुछ अपनाना भी था। सबसे मुख्य सिद्धांत था एकेश्वरवाद, मतलब सिर्फ एक ईश्वर, धर्मेश की पूजा करनी है, किसी और देवी देवता या आत्मा की नहीं। ओके। दूसरा, शाकाहारी और सादा जीवन जीना है और पहचान के तौर पर सफेद खादी के वस्त्र पहनने हैं। उन्होंने झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी बढ़ावा दिया। और एक नियम था जिसने इस आंदोलन को एक अप्रत्याशित और कह सकते हैं कि एक बहुत ही चतुर मोड़ दे दिया। आप गाय और बैल को पवित्र मानने वाले नियम की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने गाय और बैल को पवित्र पशु मानने का उपदेश दिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? ये बहुत दिलचस्प है। इसका नतीजा ये हुआ कि अनुयायियों ने सोचा कि अगर गाय और बैल पवित्र है तो उन्हें हल में जोत कर कष्ट देना तो पाप है। सही बात है। इसलिए उन्होंने हल चलाना ही बंद कर दिया। और जब हल ही नहीं चला, खेती नहीं हुई, तो टैक्स किस बात का? वाह। इस एक धार्मिक विश्वास ने आंदोलन को एक जबरदस्त अहिंसक, आर्थिक और राजनीतिक हथियार दे दिया। अंग्रेजों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये तो कमाल की रणनीति थी। बिना किसी हिंसा के अपनी धार्मिक मान्यता के आधार पर पूरी की पूरी औपनिवेशिक टैक्स व्यवस्था को चुनौती दे दी। बिल्कुल। जाहिर है अंग्रेजी सरकार तो घबरा गई होगी। बहुत ज्यादा। आंदोलन जंगल की आग की तरह फैल रहा था, तो उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते थे। 1914 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर उन्हें कुछ समय बाद इस शर्त पे रिहा किया गया कि वे अपने विचारों का प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन स्रोत बताते हैं कि जेल में उन्हें इतनी यातनाएं दी गईं कि रिहाई के सिर्फ 2 महीने बाद 1916 में ही उनकी मृत्यु हो गई, सिर्फ 28 साल की उम्र में। तो आंदोलन का जो मुख्य चेहरा था वो चला गया। अक्सर ऐसे में आंदोलन बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यहाँ क्या हुआ? यही इस आंदोलन की खासियत है, ये रुका नहीं। जतरा भगत की पत्नी बुधनी भगत और देवमन्या देवी जैसी महिला नेताओं ने इसकी कमान संभाली और चिंगारी को जलाए रखा। अच्छा। लेकिन समय के साथ आंदोलन में कुछ दिलचस्प मोड़ आए और ये कई शाखाओं में बंट गया। अच्छा, मतलब एक आंदोलन के अंदर भी अलग अलग विचार पनपने लगे। हाँ, एक प्रमुख नेता उभरे, शिबू भगत। उनके बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है कि उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो फिर से जीवित हो गए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और दोबारा जीवित होने के बाद उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने मांस खाने की अनुमति दे दी। अरे, ये तो आंदोलन के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ था। इसका क्या असर हुआ? इसका असर ये हुआ कि आंदोलन 2 फाड़ हो गया। जो मांसाहारी बन गए वे जुलाहा भगत कहलाए, और दूसरे? और जो अपने मूल शाकाहारी सिद्धांत पर टिके रहे, जो सिर्फ अरवा चावल खाते थे, वे अरुआ भगत कहलाए। ये तो किसी भी आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ होता है। क्या इससे आंदोलन कमजोर पड़ गया या फिर इन अलग अलग शाखाओं ने अपनी अपनी तरह से इसे जिंदा रखा? दोनों बातें हुई। एकता थोड़ी कमजोर हुई, लेकिन आंदोलन अलग अलग रूपों में जीवित रहा। एक और शाखा बनी बलराम भगत के नेतृत्व में। अच्छा। उन्होंने गाय बैल की पवित्रता पर इतना जोर दिया कि खेती पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इनके अनुयायी गौरक्षा भगत कहलाए और सिर्फ दूध दही जैसे पशु उत्पादों पर ही निर्भर रहने लगे। और भी कोई शाखा थी? हाँ, एक और थे भीखू भगत। ये विष्णु के उपासक थे और इन्होंने वैष्णव भगत संप्रदाय की शुरुआत की, जो हिंदू धर्म के वैष्णव पंथ से काफी प्रभावित था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक आंदोलन समय के साथ खुद को बदलता है और उसके अंदर भी कितनी विविधता आ जाती है। और यहीं से कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। ये आंदोलन जो अब तक एक क्षेत्रीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन था,
वो अब राष्ट्रीय पटल पर आने वाला था। बिल्कुल। 1920 के दशक में जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैल रहा था, तो उसकी गूंज झारखंड के इन टाना भक्तों तक भी पहुंची। उन्हें गांधी जी के विचारों में अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी में अपने ही आंदोलन की झलक दिखाई दी होगी। बिल्कुल, एक स्वाभाविक मिलन था। 1921 में सिद्धू भगत के नेतृत्व में टाना भगत पहली बार संगठित रूप से गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। अच्छा। वे खादी पहनने लगे, जो वो पहले से ही पहन रहे थे। अब गांधी टोपी भी लगाने लगे और तिरंगे झंडे को उन्होंने अपना धार्मिक प्रतीक ही बना लिया। तिरंगे को धार्मिक प्रतीक, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। हमारे स्रोत बताते हैं कि आज भी उनके हर घर के आंगन में तिरंगा लगा होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी हिंदू घर में तुलसी का पौधा या कोई और पवित्र चिन्ह होता है। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा। हाँ, उनके लिए तिरंगा सिर्फ देश का झंडा नहीं, बल्कि उनकी पहचान और आस्था का प्रतीक है। और उनका ये जुड़ाव सिर्फ प्रतीकों तक सीमित नहीं था, वे सक्रिय रूप से शामिल हुए। पूरी तरह से। 1922 में जब कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ, तो टाना भक्तों का एक बड़ा जत्था सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचा। पैदल। सोचिए, उस समय के साधनहीन लोग सिर्फ अपने आस्था और विश्वास के दम पर। फिर 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। जी। तब इन्होंने क्या किया? जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो टाना भक्तों ने यहाँ चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। ये उनका सविनय अवज्ञा का अपना तरीका था। कुछ ने तो विरोध में नमक खाना ही छोड़ दिया था। ये उनके समर्पण का स्तर था। और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की भी एक कहानी है ना? हाँ, ये उनके समर्पण का शिखर था। 1940 में जब कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ, तो टाना भक्तों ने गांधी जी से मिलकर उन्हें 400 रुपए की एक थैली भेंट की। 1 मिनट, 400 रुपए? 1940 में। ये तो आज के लाखों रुपए के बराबर होगी। हाँ, बहुत बड़ी रकम थी उस समय। एक ऐसा समुदाय जो खुद जमींदारों को टैक्स नहीं दे रहा था, जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, वो इतना बड़ा चंदा कहां से लाया? उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी इकट्ठा की। ये रकम की बात नहीं थी, ये उनके पूर्ण समर्थन, उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक था। वो गांधी जी को और देश की आजादी को अपना सब कुछ मानते थे। तो आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान, इतनी निष्ठा, आजादी के बाद इन टाना भक्तों का क्या हुआ? क्या उन्हें वो सम्मान और अधिकार मिले जिसके वे हकदार थे? यस, इस कहानी का सबसे दुखद और सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा है। आजादी के बाद उनके योगदान को स्वीकार करते हुए 1948 में एक कानून बनाया गया। अच्छा। टाना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था उन जमीनों को टाना भक्तों को वापस दिलाना जिन्हें टैक्स न चुकाने के कारण अंग्रेजों ने नीलाम कर दिया था और जो जमींदारों या दूसरों के कब्जे में चली गई थीं। तो क्या वो जमीनें वापस मिली? हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये प्रक्रिया आज तक 75 साल बाद भी पूरी नहीं हुई है। क्या? हाँ, कागजी कार्यवाही, कानूनी दांव-पेंच और आप कह सकती हैं प्रशासनिक उदासीनता के बीच आज भी हजारों टाना भगत अपनी ही जमीनों को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जमीनें कुर्बान कर दी, आजाद देश में उन्हें वही जमीनें वापस नहीं मिल पा रही हैं। आज उनकी मुख्य मांगें क्या हैं? पहली और सबसे बड़ी मांग तो यही है कि 1948 का कानून पूरी तरह से लागू हो और नीलाम की गई उनकी सारी जमीनें वापस की जाएं। दूसरी, संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत उन्हें स्वशासन का जो अधिकार मिला है उसे जमीन पर उतारा जाए। और तीसरी, उनके समुदाय के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। इस पूरी कहानी में एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है जो उनकी जीवन शैली से जुड़ी है, कोविड-19 महामारी के बारे में। हाँ, ये एक असाधारण तथ्य है। स्रोतों के अनुसार जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, तब टाना भगत समुदाय पर इसका लगभग कोई असर नहीं हुआ। कोई असर नहीं? लगभग कोई नहीं। उनकी प्राकृतिक, आत्मनिर्भर और सीधी सादी जीवन शैली, उनका खान पान और समाज से एक हद तक जो उनकी दूरी है, उसने उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया। ये तो आधुनिक जीवन शैली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो टाना भगत आंदोलन की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अहिंसा की ताकत, सामाजिक सुधार की जरूरत और देशभक्ति की एक बेमिसाल कहानी है। एक ऐसा समुदाय जिसने 100 साल से भी ज्यादा समय से तिरंगे को अपनी आस्था बनाया है, वो आज भी अपने अस्तित्व और अपने अधिकारों के लिए उतना ही शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहा है। और यह हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि विकास का हमारा मॉडल क्या है।
एक समुदाय जो सादगी, आत्मनिर्भरता और प्रकृति के साथ संतुलन को सबसे ज्यादा महत्व देता है, वह आधुनिक विकास की इस अंधी दौड़ में अपनी पहचान और अपने अधिकारों को कैसे बचाए रख सकता है? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम उनकी जीवन शैली से कुछ सीख सकते हैं? या फिर उनका ये लंबा और अनसुना संघर्ष हमें हमारी अपनी प्राथमिकताओं के बारे में कुछ बताता है, जिसे हम सुनना नहीं चाहते? ये सवाल हमारे स्रोतों में नहीं, बल्कि हम सबके लिए